बोलते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है। ये ईएमए का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, देन वी आर गोइंग टू लुक एट, इसके पहले एक और इंडिकेटर लेते हैं, वॉल्यूम। ओके, आफ्टर दैट ईएमए हो गया, फिर हो गया हमारा एमएसडी एंड हो गया आरएसआई। ये तीन इंडिकेटर्स हम देखने वाले। ओके, एंड इसमें ही आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने वाले। ओके, तो क्विकली चालू करते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। एंड हमें, एक मिनट, या एंड हमें, जस्ट गिव मी अ मिनट। या अभी आ रहा है आवाज मेरा? अच्छा, कैन एनीवन कंफर्म? इज माय वॉइस क्लियर नाउ? ओके, सो पहला हम इंडिकेटर देखेंगे, वॉल्यूम। ना वॉल्यूम क्या बताता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैंड एक्सचेंज करते हैं उनका नंबर। मतलब क्या कि एक दिन में, अगर एक दिन के हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये पूरे एक दिन के ट्रांजैक्शन है, ठीक है? तो क्या होता है, इधर बायर्स होते हैं एंड इधर सेलर्स होते हैं, ठीक है? इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, बराबर? ना व्हाट डिड आई से, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम शोज अस, number of shares which exchanged hands. Okay, that is volume. Number of shares which exchanged hands, total number of shares. अभी कैसे रहता है कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। अभी अगर बायर्स 100 शेयर्स खरीदते हैं, ओके, दे बाय 100 शेयर्स, तो सामने भी सेलर 100 शेयर्स बेचेंगे। ओके, दे विल शेयर, they will sell 100 shares to the buyers. ओके, तो अभी मुझे बताओ कि उस दिन का वॉल्यूम कितना हो गया विद दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये पहला ट्रांजैक्शन है, ये पहले ट्रांजैक्शन की वजह से दिन का वॉल्यूम कितना हो गया। नाउ व्हाट डिड आई से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच एक्सचेंज हैंड्स। तो क्या हुआ, इधर 100 शेयर्स ने हैंड एक्सचेंज किया। ओके, तो इधर क्या हुआ, 100 शेयर्स सेलर के जेब में से बायर के जेब में गए। तो क्या हुआ लॉजिकली, 100 शेयर्स ने हैंड एक्सचेंज किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 100, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन उस दिन का अभी के लिए वॉल्यूम हो गया 100। अभी अगर सेकेंड ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन में अगर बायर्स 500 शेयर्स बाय करते हैं, ओके, एंड सेलर्स 500 शेयर्स सेल करते हैं, ओके, सो इसके वजह से, ये ट्रांजैक्शन के वजह से क्या होगा, उस दिन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा अभी, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड ट्रांजैक्शन जिसमें 500 शेयर्स बाय कर रहे हैं एंड 500 शेयर्स सेल कर रहे हैं। हाँ, अभी इधर क्या करना है, ये पहले ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भूलना नहीं है। पहले ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना था, 100, ओके, एंड दूसरे ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना है, 500, ओके। एंड मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब क्या, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, ये दोनों का एडिशन। सो बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड ट्रांजेक्शन उस दिन का वॉल्यूम हो गया 600, ओके। अभी क्या हो रहा है, तीसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऐसे समझो। एंड इन द थर्ड ट्रांजेक्शन 1000 शेयर्स बाय कर रहे हैं बायर्स, ओके, एंड सेलर 1000 शेयर्स बेच रहे हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, 1000 शेयर्स ने हैंड एक्सचेंज किया, तो तीसरे ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम कितना है, 1000, ओके। अभी मुझे बताओ टोटल उस दिन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1600, बराबर? सो हमारा दिन का वॉल्यूम हो गया 1600। अभी अगर समझो ऐसे 3 ट्रांजेक्शन हो गए एंड दिन खत्म हो गया, तो उस दिन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1600, ओके।
मार्केट में क्या होता है, इतने छोटे शेयर्स नहीं एक्सचेंज होते, बहुत बड़े क्वांटिटी में शेयर्स एक्सचेंज होते, तो दिन के करोड़ों के वॉल्यूम्स रह सकते हैं। ओके, तो अगर आप जाके देखो ना, मैं कोई तो चार्ट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक के 1 डे के में टाइम फ्रेम में अगर जाता हूं, तो हर एक कैंडल, ओके, हर एक कैंडल एक दिन का वॉल्यूम बताएगा आपको, क्योंकि हर एक कैंडल एक दिन का है। अभी मुझे क्या करना है, इधर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के लिए मुझे इंडिकेटर पे क्लिक करना है एंड इधर सर्च करना है वॉल्यूम। ओके, एंड इसको क्लिक करना है मुझे। अभी ये नीचे सारे बार्स आ गए, बराबर, ये एक एक दिन के वॉल्यूम बताते हैं। ओके, ऑल दीज बार्स शो द वॉल्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडल। अभी ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला, ये उसके ही ऊपर के कैंडल का वॉल्यूम बता रहा है, बराबर। अभी इधर देखो, ये जो वॉल्यूम इधर लिखा है ना, उसके सामने एक नंबर लिखा गया है। अब मुझे क्या करना है, वो पर्टिकुलर कैंडल पे अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूं, तो मुझे वॉल्यूम के सामने दिख रहा है 7.7 मिलियन शेयर्स। मतलब क्या, एक दिन में, आज के दिन में 77 लाख शेयर्स ने हैंड एक्सचेंज किया। तो आज के दिन का वॉल्यूम कितना है, 77 लाख। ओके, अभी ये कैंडल, ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसका बड़ा वॉल्यूम है, बराबर। सो उसका वॉल्यूम कितना है, 17 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, सो अगर मुझे 17 लाख इधर लिखा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम अगर लिखा है, देन उसका मतलब हो गया कि 1 करोड़ 70 लाख का वॉल्यूम था उस दिन के लिए। ओके, नाउ हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम, व्हाट डज वॉल्यूम शो अस, वॉल्यूम शो अस इंटेंसिटी ऑफ प्राइस मूव। ओके, व्हाट डज वॉल्यूम शो अस, इट शोज अस द इंटेंसिटी ऑफ प्राइस मूव। सो वॉल्यूम यूजुअली कब इंपॉर्टेंट रहता है, ओके, वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ये जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, इफ द वॉल्यूम्स आर हाई, ओके, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है एंड अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वॉल्यूम, वो कैंडल का वॉल्यूम अगर हाई रहेगा, देन दैट इज अ गुड साइन। ओके, व्हाई इट इज गुड साइन, सो मैं लिख के लेता हूं, वॉल्यूम शुड बी हाई ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। ओके, वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंड ब्रेकडाउन पे। ऐसा क्यों, अगर मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके रेजिस्टेंस लाइन है ये वाला, सॉरी, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। सो इधर क्या हो रहा है कि मेरा अगर इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है एंड इधर डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बनेगा, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है उसका वॉल्यूम हाई रहना चाहिए। मतलब क्या, कि इधर अगर मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है ऐसे, ये ग्रीन कैंडल की वजह से, तो ये कैंडल का वॉल्यूम हाई रहना चाहिए। ऐसा क्यों, बिकॉज जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता है, तब बहुत सारे बायर्स इंटरेस्टेड रहना चाहिए वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वर्क होने का चांस ज्यादा रहता है। ओके, सो लिख के लो, if the volume should be high on trend line breakout and breakdown. If the volume is high on breakouts and breakdowns, then probability of it working goes up. मतलब क्या कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर हो रहा है मेरा,
ओके, इफ द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इज हैपनिंग विथ अ हाई वॉल्यूम, देन बहुत सारे बायर्स क्या बोलते रहे कि मुझे खरीदना है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को मुझे खरीदना है, सो ये वर्क होने का चांस ज्यादा है. इफ द लेट्स से इफ द ब्रेकआउट इज हैपनिंग, द प्राइस इज मूविंग अप बट द वॉल्यूम्स आर लो, देन हमें क्या समझता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम्स आर लो. सो क्या होगा, लोग निकल जाएंगे, दे विल से कि हमें नहीं बाय करना है, तो वो फिजर आउट होके नीचे चला जाएगा. ओके, दैट इज व्हाट विल हैपन. सो कैसे हो रहा है ना, ऐसे समझो कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. कांदे का भाव 20 रुपया किलो था. ओके, 20 रुपया किलो था. ओके, अभी अगर ये बढ़ के आप इधर बाय करते रहेंगे, आपका डिमांड ज्यादा रहेगा बिकॉज कांदा सस्ता है. ठीक है, अभी वही अगर कांदे का भाव बढ़ के 100 रुपया किलो हो गया, तो डेफिनेटली लोग कम हो जाएंगे कांदा भाव बाय करने के लिए. सो क्या हो रहा है कि इधर डिमांड कम है, डिमांड इज लो एट दिस प्राइस. सो क्या होगा, इवेंचुअली प्राइस नीचे चला जाएगा, बिकॉज अगर कोई बाय नहीं करेगा 100 रुपया किलो में, अगर कोई बाय नहीं करेगा, सो सेलर के पैसे अटक जाएंगे उसमें. ओके, सो व्हाट विल हैपन, दे विल रिड्यूस द प्राइस इवेंचुअली, बिकॉज डिमांड आ ही नहीं रहा है ये हायर प्राइस पे. अगर उनको माल बेचना है, माल खाली करना है, देन वो प्राइस को कम करना पड़ेगा उन्हें. सो यही होगा इधर, अगर ब्रेकआउट आ रहा है एंड ब्रेकआउट पे वॉल्यूम अगर अच्छे नहीं है, देन प्राइस गिरने का चांस है उसके बाद. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल सब कुछ डिलीट करते हैं. ठीक है, अवरली में जाते हैं फॉर एग्जांपल. तो हाँ, ये देखो, अभी क्या करना है ना, वॉल्यूम ज्यादा है या कम, ये जानने के लिए आपको ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज एक्टिवेट करना पड़ेगा. ये कैसे करने का, इधर वॉल्यूम इंडिकेटर के इधर सेटिंग्स में जाके इसको अप्लाई करने का. तो ये जो ब्लू लाइन बन रहा है ना, दैट इज द एवरेज लाइन, ये एवरेज वॉल्यूम बताता है. ओके, सो इधर कैसे हो रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस है. ओके, नाउ दिस रेजिस्टेंस, ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है. ओके, एंड व्हेन इट इज ब्रेकिंग आउट, लुक एट द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स आर गुड, सो ये ब्रेकआउट वर्क होने का चांस ज्यादा है. ओके, सब समझा सबको. ये देखो, अभी इधर ऐसे समझते, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली में वगैरह. हाँ, ये देखो, सो वॉल्यूम्स हाई है, ये कैसे समझेगा, वो एवरेज के ऊपर रहने चाहिए, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर रहने चाहिए. सो ये देखो, इधर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है, सो लुक एट द वॉल्यूम, इट इज अबव दैट ब्लू लाइन. सो ये ऐसा होना चाहिए, इफ द वॉल्यूम्स आर अबव एवरेज, देन इफ द वॉल्यूम्स आर अबव एवरेज, देन ये हम हाई वॉल्यूम बोलते हैं इसको. सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वर्क होने का चांस ज्यादा है. ठीक है, ब्रेकडाउन पे भी सेम केस, ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, देन हमारा वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर ये थोड़ा बाद में इसका ब्रेकडाउन आया, सो इधर ये वाले कैंडल सारे देखो, इन सब का वॉल्यूम अच्छा खासा है, मतलब एकदम क्लोज टू द एवरेज लाइन. हर बार वो एवरेज लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, बट इफ यू सी दिस कैंडल विच इज ब्रेकिंग डाउन, ये वाला, उसका भी वॉल्यूम अच्छा है. ओके, सो सेलर्स आर विलिंग टू सेल एग्रेसिवली ऑन दिस लोअर प्राइसेस. तो ये आगे भी गिर सकता है प्राइस, ये ऐसा हम समझते हैं. नहीं, हाउ टू ट्रेड ऑन डेली वॉल्यूम, करेक्ट. बट देखो, अगर मैं अवरली टाइम फ्रेम में हूं ना, तो हर एक कैंडल अवरली के हिसाब से आपको वॉल्यूम बताएगा, अवरली कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम बताएगा. जब वो डेली कैंडल खत्म होगा, तब जाके वो पूरे दिन का वॉल्यूम समझेगा. सो अगर आप डेली कैंडल्स के बेसिस पे अगर ट्रेड करते रहेंगे, तो आपको एक दिन का पूरा कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा. इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्कैल्पिंग, लेट्स से 15 मिनट 5 मिनट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर आपको उसके हिसाब से वॉल्यूम्स देखने पड़ेंगे उस कैंडल्स के. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इधर पूरा साइडवेज जोन में है,
करेक्ट, इट इज इन अ साइडवेज एरिया। अभी अगर ये वाला में ट्रेंड लाइन एक मार, सो कल उठ के अगर मेरा इधर ब्रेकआउट आ जाता है 15 मिनट में, इफ एक्सिस बैंक मूव्स अबव दिस एरिया, देन ये वर्क होने का चांस ज्यादा है। एंड आपने ये चार्ट पैटर्न भी सीखा है, बराबर। दिस चार्ट पैटर्न इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हमने पिछले ही सेशन में सीखा था। ये देखो ऐसे करके ये बना है। सो अगर कल प्राइस मूव अप होता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है, देन if the price moves up tomorrow and breaks this trend line, so ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ना हमारा वॉल्यूम अच्छा रहना चाहिए, तो वर्क होगा। अभी ये वॉल्यूम का कैसे ब्लू लाइन लगाते हैं, वॉल्यूम के इंडिकेटर पे सेटिंग में जाओ एंड इधर वॉल्यूम मूविंग एवरेज पे क्लिक करो। स्टाइल के अंदर वॉल्यूम मूविंग एवरेज करके ऑप्शन है, उसको एनेबल करना है आप। ओके, सो दैट इज हाउ द वॉल्यूम इंडिकेटर वर्क्स। आई होप यू आर राइटिंग दिस डाउन। Everyone clear with volume indicator? Can you type yes in the chat box? देखो वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दैट्स इट, सिंपल। आएंगे जिसको ये रिपीट करना है ना, आगे जाके हम जब एग्जांपल लेंगे ना प्रैक्टिकल, उसमें हम देखेंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आएंगे जिसको नहीं समझा है ना, ये बाद में मैं फिर से प्रैक्टिकल एग्जांपल में कवर करूंगा। अभी ना आगे वाले इंडिकेटर पे आएंगे। Now, what we are going to look at is EMA, that is exponential moving average. तो इधर क्या करो ना, मल्टी EMA करके एक इंडिकेटर आता है, नाम भी लिख के लो सारे लोग। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन, मल्टी EMA। ओके, अभी इसको ना क्लिक करना है इसके ऊपर, तो इधर ये इंडिकेटर लग जाएगा। सो अभी आपको क्या जाके करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, गो इन द सेटिंग्स, लिख के लो, स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो लिख के लो। इसके सेटिंग में जाना है, मल्टी EMA के सेटिंग में जाओ। अभी जो नहीं लिख के ले रहा है ना, जो नहीं लिख के ले रहा है एंड स्टिल बाद में जाके पूछ रहा है कि मुझे नहीं समझा, वो पागल है। इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन एंड स्टिल आस्किंग कि मुझे नहीं समझा है, देन समझो कि आप पागल हो, क्योंकि आपका कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है कि आपको एक बार दिखाई दिया तो समझ जाएगा। ठीक है, सो लिख के लो तो समझेगा कि मैं क्या लिखा रहा हूं। मल्टी EMA विथ लेबल इज बेस्ट, इट शोज EMA नंबर 2। ठीक है, देखते हैं। मल्टी EMA विथ लेबल्स, हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है। देखो बट ये नंबरिंग का जरूरत नहीं है हमें, मैं बताता हूँ क्यों। आई विल टेल यू हाउ। सिर्फ आप मल्टी EMA लगाओ, ठीक है। नाउ हाउ व्हाट टू डू, आई विल टेल यू। इसके ना सेटिंग्स में जाओ, ठीक है, एंड इनपुट्स में जाना है आपको, ठीक है। इनपुट्स में जाओ एंड EMA 1 का वैल्यू आएगा 5, EMA 2 का आएगा 13, EMA 3 का आएगा 26, EMA 4 का 50 एंड EMA 5 का 200। ये लिख के लो, जीरोधा में मत करो, ट्रेडिंग व्यू पे करो। ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये इंडिकेटर दिखेगा, जीरोधा में आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। जीरोधा में मल्टी EMA नहीं रहेगा, ट्रेडिंग व्यू पे उसको डालो तो आपको वो दिखेगा। जीरोधा में एक एक करके सिंगुलरली डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लिख के लो, इनपुट्स में जाके 5, 13, 26, 50, 200, ऐसे 1 2 3 4 5 के नंबरिंग करने हैं आप। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दिस डाउन। ये इनपुट्स में बाद में फिर से नहीं बताने वाला हूं। इफ यू आस्क मी अगेन कि ये इनपुट्स क्या है, आई विल नॉट टेल यू। ठीक है, 5, 13, 26, 50, 200, ऐसे आपको डालना है। एंड इधर स्टाइल में जाके ना सारे इंडिकेटर्स के ना अपने अपने यूनिक कलरिंग करो, ठीक है।
Just write down, color the EMAs uniquely. okay, यूनिक कलर दो हर एक इंडिकेटर को, जैसे मैंने अपने लाइकिंग के हिसाब से उसको डाला है. ओके, अलग अलग, मतलब फर्स्ट ईएमए का कलर ग्रीन, सेकंड का ब्लू, थर्ड का रेड, ऐसे करके मैंने अपने हिसाब से डाला है. आप अपने अपने हिसाब से डालो. ठीक है. अभी ईएमए क्या होता है? इट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, एंड उसके ना ये 5, 13, 26 क्या है? ये नंबर ऑफ कैंडल्स है. सो अगर मैं समझो ये दोनों को बंद कर देता हूं मैं. सो इफ यू अनटिक दीज मेनी, देन वो निकल जाएंगे. अगर आपको ये लाने हैं स्टार्ट पे तो इनको ऐसे टिक करना पड़ेगा, तो वो सामने प्लॉट हो जाएंगे ऐसे पीछे. ठीक है, मुझे निकालना है, मुझे सिर्फ पहला वाला ईएमए रखना है. तो पहले वाले ईएमए का इनपुट क्या है? 5, जो इधर मैंने डाला है. ठीक है, फर्स्ट ईएमए मैंने अनेबल किया है, उसका इनपुट है 5. अभी अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं तो वो भी इधर चेंज हो जाएगा. ठीक है, नाउ द फर्स्ट ईएमए हैज अ इनपुट ऑफ 100. ऐसे आप इधर चेंज भी कर सकते हो. अभी के लिए मुझे 5 रखना है इसको, एंड मैं इसका कलर ना थोड़ा सा हाँ इसको डार्क कर दूं. ठीक है, ना व्हाट इज ईएमए? ईएमए का जो इनपुट रहेगा ना, ईएमए इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडल्स. सॉरी, ईएमए इनपुट is equal to number of candles. ठीक है, अभी इसमें क्या कर रहा है ना, what does EMA do? It takes average of the closing price. EMA takes average of closing price. ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना कि 5 EMA will take average of 5 candles. Average of the closing of 5 candles. ठीक है, 13 EMA क्या करेगा? 13 EMA will take average of the closing of 13 candles. ठीक है, अभी ये कौन से 5 कैंडल्स? इमीडिएटली प्रीवियस 5 कैंडल्स. सो अभी अगर मेरा इधर चालू है ना, ये वाला अगर मेरा प्राइस चालू है, तो ये कैंडल पकड़ के पिछले 5 कैंडल्स का एवरेज लिया जाएगा. ठीक है, ये मतलब हाँ डेट, ये कैंडल पकड़ो एंड ये खुद का पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, हाँ सॉरी इधर. ठीक है, ये सारे जो 5 कैंडल्स है, ये सबका एवरेज लिया जाएगा क्लोजिंग प्राइस का, एंड वो ईएमए का वैल्यू रहेगा उस वाले. ठीक है, अभी अगर मैं यही ईएमए को, ये फर्स्ट जो ईएमए है, इसका अगर मैं 13 कर देता हूं. ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज टेकिंग एवरेज ऑफ 13 candles. Okay, so if I am doing it and changing the value at 26, तो ये क्या कर रहा है? अभी 26 कैंडल्स का वो एवरेज लेगा. सबको समझ में आया क्या कर रहा है ये? हाउ द कैलकुलेशन हैपन्स, ये समझ में आया क्या सबको? जस्ट टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड दैट. Okay, EMAs are taking average of past n number of candles. Yes, trading view is free, but free में थोड़े थोड़े ये चालू नहीं है, फीचर्स अनेबल नहीं रहते हैं. ओके, सो मैं रिपीट करता हूँ. EMA में जाना है आपको 5, 13, 26, 50 एंड 200 ऐसे डालना है. एंड ये EMA क्या करता है? अगर आप 5 EMA देख रहे हो, एंड वो 5 EMA 5 कैंडल्स के क्लोजिंग का एवरेज प्राइस लेगा. सो अगर देखो 5 कैंडल्स में ले रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. अभी क्या हो रहा है कि इधर ना
पहले कैंडल का क्लोजिंग था 100 का, दूसरे का था 101 का, तीसरे का था 102 का, फिर चौथे का फिर से 101 और पांचवे का 90। ऐसे करके अगर इनके क्लोजिंग प्राइसेस थे, ये क्लोजिंग प्राइसेस। सो इधर क्या हो रहा है ना, इन पांचों का एवरेज लिया जा रहा है। अभी एवरेज कैसे लेते हैं, इन सबका एडिशन करो एंड अगर 5 नंबर्स हम ले रहे हैं तो उसको डिवाइड बाय 5 करो, ऐसे डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नाउ द एवरेज कम्स एट 100.4। सो अगर ऐसे कैंडल्स के क्लोजिंग रहेंगे तो वो वाले ईएमए का वैल्यू रहेगा आपका 100.4 का। ठीक है, अभी अगर मेरे आगे के कैंडल्स आते हैं, समझो इसके बाद ये 5 कैंडल्स बने एंड उसके बाद छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे कैंडल्स बने। अभी ये 5 कैंडल्स बनने के बाद ये ईएमए क्या करेगा, रिसेंट 5 कैंडल्स का एवरेज लेगा। सो अभी ऐसे समझो कि मेरा अब अभी अगर प्राइस बढ़ रहा है 98 को जाने के बाद मेरा इधर से प्राइस बढ़ने लगा 103, 104, 105, 110, 115 ऐसे करके अगर मेरा शेयर प्राइस ऊपर गया तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी 5 कैंडल्स का एवरेज लिया जाएगा। रिसेंट वाले, पहले वाले भूल जाओ, इनका हो गया अभी रिसेंट वाले 5 कैंडल्स। ओके, सो अभी अगर एक और कैंडल बढ़ गया, 11वां कैंडल आ गया, ठीक है, एंड इसका एवरेज है 120 का। सो अभी क्या होगा, ये वाला, ये वाले पांचों का एवरेज लिया जा रहा था, अभी ये वाले 5 का लिया जाएगा बिकॉज हमारा एक और कैंडल लग गया आगे। सो रिसेंट 5 जो भी रहेंगे उनका एवरेज लिया जाएगा एंड पहले वाले पांचों को भूला जाएगा जो भी रहेंगे। ऐसे एक एक करके वो आगे बढ़ते रहता है। सो लॉजिकली क्या होता है, अगर आपका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका ईएमए भी उसके साथ इवेंचुअली ऊपर चला जाएगा। इफ द शेयर प्राइस इज गोइंग अप, मैं बताता हूं इससे क्या होता है, आई विल टेल यू। अभी कैलकुलेशन छोड़ दो, लॉजिक बताता हूं मैं। अगर मेरा शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको मैं फिर से 5 करता हूं, इसको मैं 5 करता हूं। सो ईएमएस क्या बताते हैं, बेसिकली वो ट्रेंड बताते हैं मार्केट का। ओके, इट शोज अस द ट्रेंड ऑफ मार्केट। ठीक है, सो इधर क्या हो रहा है, अगर मेरा शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है ना, सो मेरा ईएमए भी उसके साथ ऊपर जाएगा बिकॉज द क्लोजिंग प्राइसेस आर गोइंग अप एवरी टाइम द मार्केट इज गोइंग अप, हमारा क्लोजिंग प्राइस भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ओके, इधर क्या हो रहा है, पहले हमारा क्लोजिंग प्राइस था ये कैंडल का इधर। ओके, उसके बाद ये कैंडल आ गया, इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर चला गया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, ऐसे करके इवेंचुअली वो ऊपर जा रहा है। ओके, इवेंचुअली करके वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, हर बार जब प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है देन हमारा ईएमए भी उसके साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो ईएमएस क्या बताते हैं हमें, मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। ओके, दे शोज अस द ट्रेंड ऑफ मार्केट। ओके, एंड इसका जो लगा रहते हैं ना वो बड़े वाले ईएमएस रहते हैं, मतलब क्या कि 13, 26, 50, 200, 50, 200 को अभी मैं क्लोज कर देता हूं। सो इधर अभी अगर आप देखोगे ना, हमारा 5 ईएमए जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, वो प्राइस के साथ ही आगे बढ़ता है। देखो प्राइस को चिपक चिपक के जो चल रहा है ना, वो ये ग्रीन वाला है 5 ईएमए, बिकॉज इधर क्या हो रहा है ना, ये सिर्फ 5 कैंडल्स का एवरेज ले रहा है, दैट इज वाई इट इज वेरी क्विक, एकदम जल्दी जल्दी वो मूव कर रहा है प्राइस के साथ। ठीक है, बट 13 ईएमए क्या है, थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू व्हाट 5 ईएमए। 5 ईएमए से स्लो स्लो कौन है, 13 ईएमए। ओके, एंड 13 ईएमए से स्लो कौन है, 26 ईएमए। सो जितना ज्यादा उसका नंबर रहेगा ना, ईएमए का नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना वो ईएमए स्लो रहेगा। बिकॉज ऐसे समझो कि एक एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपको जिधर भी रहते हो उधर से अगर आपको आपके ऑफिस को जाना है, ठीक है, आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से रहते हैं, स्कूटर से जाते हो या फिर बाइक से जाते हो, रिक्शा से जाते हो, शेयर रिक्शा से जाते हो, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, ऐसे करके आगे बढ़ते हो। ठीक है, सो अगर आपको ऑफिस सबसे जल्दी पहुंचना है
तो आपका स्कूटर आपको सबसे जल्दी पहुंचाएगा, बिकॉज दो ही लोग बैठते हैं उस पे। ऐसा समझते हैं कि ऑफिस इतना ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, सो दो लोग बैठते हैं, तो दो लोग बैठने के लिए ज्यादा समय लगेगा या बस भरने के लिए समय लगेगा ज्यादा? बस क्या करेगा, धीरे धीरे करके भरेगा लोगों को, एंड फिर बाद में इवेंचुअली वो पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। पहुंचेगा दोनों भी, बट स्लो कौन पहुंचेगा? बस, बिकॉज उसमें ज्यादा लोग भरने चाहिए। सो इधर भी यही हो रहा है, जब हमारा छोटा ईएमए है तो वो सिर्फ 5 कैंडल्स का एवरेज लेके आगे बढ़ रहा है, बट जब बड़ा ईएमए रहेगा तब वो ज्यादा कैंडल्स का एवरेज लेते 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 आगे जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा कि अगर ज्यादा कैंडल्स का एवरेज ले रहा है ना तो वो स्लोली आगे बढ़ेगा। बिकॉज अभी अगर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि हमारा ट्रेंड इधर से ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये इधर से ट्रेंड हमारा ऊपर जा रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा, ठीक है। तो देखो, हमारा जो 5 EMA है ना वो एकदम क्विकली मूव हो गया नीचे की दिशा में, बिकॉज what the 5 EMA is doing, it is taking average of only 5 कैंडल्स, ठीक है। सो उसमें एक्शन क्विकली आ जाता है, 5 लोग भर गए गाड़ी में, चलो आगे, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। बट 13 EMA क्या करेगा, वो 13 लोगों के लिए रुकेगा। 13 लोग डेफिनेटली स्लोली आएंगे एंड गाड़ी को भरेंगे एंड आगे जाएंगे। सो देखो, 5 EMA हमारा क्विकली नीचे जा रहा है, उसी समय में 13 EMA को समझने में कि अरे ट्रेंड नीचे जा रहा है, वो समझने में ही टाइम लग रहा है। सो आप इधर जाके देखोगे, इधर प्राइस इतना नीचे गिरने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगा, ठीक है। एंड 26 EMA को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, देखो वो ऊपर का ऊपर ही है, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, वो कभी नीचे की दिशा में गया ही नहीं। ओके, सो देखो 5 EMA एकदम क्विकली नीचे जाने लगा, बट 13 EMA को टाइम लगा, एंड 26 EMA को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इट इज स्टिल इंटैक्ट एंड गोइंग अपवर्ड्स। ओके, समझा सबको अभी कि जितना बड़ा ईएमए रहेगा उतना वो स्लो रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, अभी आप जो भी टाइम फ्रेम में रहोगे ना, वो टाइम फ्रेम का ये अपना एवरेज बता देगा। मतलब क्या कि 1 मिनट में रहोगे तो 1 मिनट के कैंडल्स के हिसाब से वो आपको एवरेज बता देगा, 1 मंथ में रहोगे तो 1 मंथ के हिसाब से बता देगा, ठीक है। तो द एवरेज विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडल्स, जो भी टाइम फ्रेम में रहोगे वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ये एवरेजिंग दे देगा, जो भी कैंडल्स का रहेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे यूज करना है वो आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक बता देता हूं, इसमें ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, ठीक है। ये जो है ना, जो सारे ईएमएस नीचे जा रहे हैं, when all the EMS are sloping downwards and going down, so एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ये नीचे के दिशा में जब जाने लगते हैं तब हम इसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। सो दिस इज नेगेटिव क्रॉसओवर, ओके, दिस इज नेगेटिव क्रॉसओवर, ओके। एंड ये जब सारे ईएमए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके, इधर देखो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जब ऊपर जाने लगते हैं, ये वाला भी दे सकते हैं, वॉल्यूम का निकाल, ये वाला जो हुआ है इधर, या फिर ये वाला जो हुआ है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ऊपर की दिशा में जाने लगते हैं, सारे के सारे, नॉट ओनली वन, सारे के सारे, तब हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। लिख के लो, 5, 13, 26, ये तीनों ईएमएस को आपको लगाना है, एंड अगर तीनों के तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ऊपर जाने जब लगेंगे तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। जब वो ऐसे इंटरसेक्ट करके नीचे जाने लगते हैं तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर, ठीक है। जब नेगेटिव क्रॉसओवर आता है तब हमारा लॉजिक क्या है कि इधर से बेरिश ट्रेंड चालू होगा, स्टार्ट ऑफ बेरिश ट्रेंड। जब ये नेगेटिव क्रॉसओवर आता है तब, तो देखो ये नेगेटिव क्रॉसओवर आ गया, उसके बाद प्राइस देखो कितना गिर गया, ओके। एंड जब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया तब हमारा प्राइस ऊपर चला गया, स्टार्ट ऑफ बुलिश ट्रेंड। क्लियर एवरीवन?
Just tell me if you know got everything about EMA. Yes or no? EMA समझ में आए क्या? Yes, yes, you can apply it on equity. ये सारी जगह चलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते. अब ये एक और इंडिकेटर है जो ईएमए के कैलकुलेशन पे ही बनता है. ओके, वन मोर इंडिकेटर विच इज मेड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएस ओनली. इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. ओके, इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. ये इसका नाम है इंडिकेटर का, MACD. वाई यू सिलेक्ट 5, 13, 26? छोड़ दो ना, क्यों उसमें जाना है कि 5, 13, 26 ही क्यों? ठीक है, 5, 13, 20. तो 5, 13, 20 लगाना तो 5, 13, 20 लगाओ. 6 पॉइंट से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 5, 13, 20 से लगाओ तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा. देखो मैं दिखाऊं क्या? सी गाइस, ये इंडिकेटर के ऊपर आपका क्या बोलते हैं सक्सेस रेट नहीं डिफाइन होता है. मैं दिखाता हूँ, एक मिनट. इसको निकाल देते हैं. ये देखो, ये ब्लू वाला एंड रेड वाला, ये 20 एंड 26 है. क्या फर्क है इसमें इतना ज्यादा? कुछ नहीं, ऑलमोस्ट दोनों एक साथ ही है. इतने से डिफरेंस से आपका शेयर मार्केट का सक्सेस डिफाइन होगा क्या? दिस डिफरेंस, इतना सा, इतने से अगर अगर आपका सक्सेस रेट डिफाइन होता तो सारे के सारे इधर करोड़पति रहते ना. इसके ऊपर आपका सक्सेस रेट डिफाइन नहीं होता है. 6 के डिफरेंस है. अरे कुछ भी ले लो, 26 चाहिए तो 27 ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा. आपके ना दिमाग के ऊपर है आपका सक्सेस रेट मार्केट का, नॉट ऑन द इंडिकेटर्स. ओके, इतना ज्यादा ध्यान उस पर मत दो, ये नंबर्स पे. दीज आर ओनली नंबर्स. थोड़ा सा इधर उधर करने से इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है उसमें. ओके, नाउ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. ये थोड़ा इंडिकेटर ना समझने के लिए आपको एक ना कैलकुलेशन छोड़ दो, कैसे बनता है वगैरह वो छोड़ दो, उसके अंदर मत घुसो आप सिर्फ ये समझो कि क्या होता है. ओके, हाउ द कैलकुलेशन हैपेंस वगैरह, लेट इट बी. ओके, आई विल टेल यू, क्योंकि कैलकुलेशन समझ के भी, इफ यू अंडरस्टैंड, मैं कैलकुलेशन बता दूंगा, मुझे पता है क्या कैलकुलेशन, बट वो समझने के बाद भी आप कैलकुलेशन नहीं करते बैठोगे. वो क्या इंडिकेटर बता रहे हैं वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो आई विल टेल यू व्हाट आर द पैरामीटर्स हियर. ठीक है, एमएसडी लाइन रहता है, एक सिग्नल लाइन रहता है, एक जीरो लाइन रहता है. जीरो लाइन क्या है? ये वाला बीच वाला. ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ना जीरो पे, ये है एमएसडी लाइन, ये है जीरो लाइन. इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर है, इसके नीचे नेगेटिव नंबर है. ये अगर आप देखते हो, ठीक है. सो ये क्या है कि अगर प्राइस हमारा एमएसडी लाइन, ये इसको मैं अनेबल करता हूं इधर, ये ब्लू वाला. सो इफ द एमएसडी लाइन इज अबव दिस जीरो लाइन, देन हमारा प्राइस बुलिश एरिया में है. एंड इफ द एमएसडी लाइन इज बिलो द जीरो लाइन, देन हमारा प्राइस नेगेटिव एरिया में या फिर बेरिश एरिया में. ठीक है, अबव जीरो लाइन मैं लिख के लेता हूं, अबव जीरो लाइन बुलिश एरिया, एंड बिलो जीरो लाइन बेरिश एरिया. ओके, सो ये एमएसडी लाइन क्या कर रहा है, ये दोनों लाइंस के बीच में ना ऊपर नीचे करते रहता है. ठीक है, सो अगर ये अपवर्ड स्लोप देके अगर ऊपर जा रहा है एंड ये जीरो लाइन को भी क्रॉस कर रहा है ना, एंड दैट इज अ बुलिश साइन. सो एमएसडी लाइन, एमएसडी इंडिकेटर इज ऑल्सो अ ट्रेंड इंडिकेटर. ओके, ये निकाल देता हूँ कुछ. ओके,
दिस MACD इंडिकेटर इज ऑल्सो अ ट्रेंड इंडिकेटर. ये हमें ट्रेंड बताने के लिए हेल्प करता है. MACD इज अ ट्रेंड इंडिकेटर. एंड आई विल टेल यू, MACD इज ऑल्सो अ स्लो इंडिकेटर. ओके, वो एकदम स्लो इंडिकेशन देता है कि अगर मेरा प्राइस बुलिश हो रहा है ना, तो वो इंडिकेशन देने के लिए, मतलब हाँ मैं बुलिश हूं ये बताने के लिए थोड़ा समय लेगा. दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लगार्ड इंडिकेटर. इनपुट्स आपको नहीं बदलने. ये जो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट्स आते हैं ना, ये वाले, इनको वैसे के वैसे रखना है. फास्ट लेंथ 12, स्लो लेंथ 26, एंड ये लाइन स्मूदनिंग 9 वाला. ठीक है, इसको मत चेंज करो. जैसे बाय डिफॉल्ट जो आते हैं ना, उसको वैसे के वैसे रखना है. डोंट चेंज इट. ओके, लॉजिक समझ के लो. ये एमएसडी लाइन है. दिस ब्लू वन इज एमएसडी लाइन. एंड ये अगर हमारे जीरो लाइन के ऊपर है तो बुलिश एरिया में है, जीरो लाइन के नीचे है तो बेरिश एरिया में. तो ये जब ऐसे बुलिश जीरो लाइन के नीचे जाने जब लगता है ना, तो प्राइस में ये फॉल्स आते हैं. एंड जब ये जीरो लाइन के ऊपर जाने लगता है तो वैसे ये रैलीज आने लगते हैं अपवर्ड्स. ओके, इसका स्लोप मैटर करता है. ये कौन से स्लोप में है, मतलब क्या कि इधर ये जीरो लाइन के नीचे भी है बट ऊपर के दिशा में अगर जा रहा है, देन दैट इज ऑल्सो अ बुलिश ट्रेंड. ठीक है, जब प्राइस जब ऊपर जाएगा तभी ये ऊपर जाने लगता है. सी एवरी इंडिकेटर आउट देयर, ठीक है, एवरी इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ दीज थ्री थिंग्स: प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम. ओके, ये तीन चीजों पे सारे के सारे इंडिकेटर्स बने हैं: प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम. ठीक है, कोई भी इंडिकेटर उठा लो, कोई भी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे, टाइम फ्रेम छोड़ दो, मैं बताता हूं ना टाइम फ्रेम क्या आएगा. ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स है ये तीनों को पकड़ के ही बनते हैं. ओके, सो एवरी इंडिकेटर इज स्लो कंपेयर टू द प्राइस. सो प्राइस जो डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन को ये सारे इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं. ठीक है, सो अगर प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है तो देखो मेरा एमएसडी लाइन भी ऊपर जा रहा है. सो अगर मेरा एमएसडी लाइन जीरो लाइन के नीचे है एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, देन दैट इज ऑल्सो अ बुलिश साइन. बट व्हाट इज अ बेटर बुलिश साइन? if it is crossing above the zero line. Okay, if MACD line is crossing above the zero line, then that is a more bearish, more bullish scenario. And if it is crossing below the zero line, then that is a more bearish scenario. ठीक है, सारी चीजें लिख के लो जो मैं बता रहा हूं. ओके, अभी सेकंड पैरामीटर क्या है इसका? सिग्नल लाइन. Okay, this is the second parameter. Now what does signal line do? It takes average of 9 values of MACD line. मतलब क्या कि अगर मेरा ये वाला वैल्यू अगर बन रहा है तो ये 9 वैल्यूज लेगा प्रीवियस. ओके, एंड उसका जो एवरेज रहेगा ये रहेगा हमारा सिग्नल लाइन. ओके, the signal line will give average of 9 periods of MACD line. लिख के लो चाहिए तो. अभी इसमें ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉसओवर होते रहे. इट कीप्स ऑन गिविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉसओवर. सो दिस इज द पॉजिटिव क्रॉसओवर, जब हमारा MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चला जाके एक अपर स्लोप में ऊपर जाता है. सो दिस इज पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड दिस इज अ नेगेटिव क्रॉसओवर. जब हमारा MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जाने लगता है, ये वाला, ये है नेगेटिव क्रॉसओवर. ओके, अभी इसका ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के लो. इफ द पॉजिटिव क्रॉसओवर is happening above the zero line, then that is a more bullish scenario.
ठीक है, अगर ये मेरा सेम पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है तो देखो प्राइस मोमेंटम जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा क्विकली ऊपर का रहता है, ऊपर जाने वाला जो मोमेंटम आएगा वो बहुत क्विकली आएगा। सेम में अगर मेरा नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के अगर नीचे रहता है ऐसे वाला, तो हमारा ये जो फॉल आया वो एकदम क्विकली आता है। ओके, लिख के लो, if the positive crossover is happening above the zero line, then that is a more bearish, more bullish scenario. And same, if the negative crossover, say if you are, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है ना, लिख के लो, जो मैं बता रहा हूँ ना वो अभी के लिए लिख के लो। मोर बेरिश, ये दोनों चीजों को लिख के लो। इफ द पॉजिटिव क्रॉसओवर इज हैपनिंग, ठीक, देखो ये नीचे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, बराबर, एंड एक ऊपर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, जीरो लाइन के ऊपर भी। Positive crossover and negative crossover can happen anywhere, okay, but if it is happening above the zero line, then that is considered as a more bearish scenario, sorry, more bullish scenario. And वही अगर मेरा negative crossover जीरो लाइन के नीचे होता है, then that is a more negative scenario. प्राइस उधर से बहुत अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। ये दोनों को लिख के लो। देखेंगे इसको यूज कैसे करना है ना, वो देखेंगे, आगे आएंगे इसके ऊपर। डोंट वरी, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, डोंट वरी, हम प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले हैं हमारे एक्सेल पे। एंड अगर रिवीजन भी सेशन होगा हमारा इसका, उसमें भी मैं सॉल्व करके लूंगा। फ्राइडे को भी एक सेशन रखने वाला है, उसमें भी ये कवर होगी चीजें, ठीक है, क्योंकि वो रिस्ट टू रिवॉर्ड वाला ही सेशन है हमारा, तो हमारा ये एक्सेल सॉल्विंग वगैरह भी उस पर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड इंडिकेटर है हमारा, थर्ड एंड लास्ट, आरएसआई, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ओके, अभी आरएसआई क्या बताता है, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। आरएसआई शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, बहुत कुछ है उसमें। RSI shows the strength of the trend. Okay, now in RSI what happens, ये अभी सबको निकालता हूं मैं, मुझे चाहिए RSI, तो इधर क्या करूंगा मैं, RSI ऐसे डालूंगा एंड ये आ जाएगा। ओके, अभी इसमें क्या है, ये RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को निकाल दो, ये जो येलो वाला है, ठीक है, इसके ये पैरामीटर्स रहने चाहिए 60, 50, 40, these are the parameters. 60 is the upper band, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला है ना, ये वाला, ये अपर बैंड, ओके, वो 60 के एरिया पे। ये जो लोअर बैंड है वो 40 के एरिया पे, ओके, एंड ये है बीच वाला। ऐसे तीन हमारे एरियाज, मिडल बैंड इज एट 50, अपर बैंड 60, लोअर बैंड 40। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें ना दो एरियाज है, ये है ओवरबॉट एरिया, दिस अपर वन इज अ ओवरबॉट एरिया and the lower one is the oversold area. Okay, these are the two areas, oversold and overbought. ये बैंड के नीचे वाला 40 के नीचे ओवरसोल्ड एरिया एंड 60 के ऊपर ओवरबॉट एरिया। अभी ऐसे मत समझो, डोंट थिंक लाइक दिस कि अगर मेरा RSI
60 के ऊपर चला जाता है देन वो उधर से नीचे चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इफ माई RSI इज क्रॉसिंग अबव 60 देन दैट डज नॉट मीन कि वो उधर से नीचे चला जाएगा, प्राइस नीचे चला जाएगा बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू एन ओवरबॉट एरिया। नहीं, ऐसे नहीं रहता, ठीक है। इफ इट इज एंटरिंग अबव 60, इनपुट्स आर 60, 50, 40। मैं बताता हूँ 80 एंड 20 का क्या है, मतलब बताता हूँ मैं, मुझे पता है सारी चीजें क्या दिखाया है आपके रिकॉर्डिंग्स में, डोंट वरी। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, वो समझो ना आप सिर्फ, ठीक है। 60 के ऊपर जब ये जाने लगता है तब आपका जो बुलिश ट्रेंड रहेगा ना, वो एक्चुअली मोमेंटम पकड़ता है, ठीक है। सो इफ RSI is crossing above the 60, above 60, sorry, above the 60, above 60, then bullish trend will, or sorry, not will, may catch the momentum on the upside। मतलब 60 के ऊपर अगर ये जाने लगा RSI, देन हमारा जो बुलिश मोमेंटम चालू रहेगा ना मार्केट में, वो वो एकदम तेजी से ऊपर जाने लगेगा। तो एक मिनट, ये दिखा, ये देखो, ये जब 60 के ऊपर जाने लगा इधर, तब हमारा बुलिश मोमेंटम देखो इसके बाद, क्योंकि ये क्या है, RSI क्या है, स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो जो ट्रेंड चालू रहेगा ना, उस ट्रेंड के हिसाब से ये ऊपर नीचे चलेगा। अगर बुलिश ट्रेंड है तो वो 60 के ऊपर जाएगा, अगर बेरिश ट्रेंड है तो वो 40 के नीचे जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, ये बुलिश ट्रेंड है तो ये 60 के ऊपर जा रहा है, ओके। सो इफ इट इज हैपनिंग लाइक दैट, बुलिश ट्रेंड है 60 के ऊपर जा रहा है, तो ये मोमेंटम कैच करेगा एंड फास्ट ऊपर जाएगा। एंड वंस इट रीचेस 80 वगैरह, तब ये हम समझ सकते हैं कि अभी ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, ओके। वंस द प्राइस रीच 80 एंड 80 के एरिया में जब जा रहा है, तब ऐसा समझो कि बुलिश ट्रेंड इज एंडिंग। इफ RSI रीच 80 देन ट्रेंड कैन एंड, ठीक है। उसके उल्टा if RSI is crossing below 40, then bearish trend may catch the momentum on the downside। Okay, and RSI, if RSI reach 40, sorry, not 40, 20, then bearish trend can end। लिख के लो, मैं रुक रहा हूं। And RSI is a fast indicator। RSI is a fast indicator क्योंकि वो टाइम के साथ एकदम क्विकली, सॉरी, प्राइस के साथ क्विकली मूव करता है। MACD उसके उल्टा स्लो है, प्राइस मूव करेगा बट थोड़ी देर के बाद हमारा MACD मूव करने लगेगा। लिख के लो, मैं रुका, ठीक है। सो इसको आपको ऐसे देखना है। नाउ द स्लोप मैटर्स, कि RSI का स्लोप क्या है। इफ द स्लोप इज अपवर्ड्स, ठीक है, देन बुलिश मोमेंटम है। ये देखो, ये स्लोप मैटर करता है, ये वाला, ये जो स्लोप है ना, ये मैटर करेगा। इफ द बुलिश मोमेंटम इज देयर, देन ये बुलिश अपसाइड में जाएगा RSI। एंड अगर नीचे का ट्रेंड है, मतलब प्राइस जब नीचे जाने लगता है, तब ये भी नीचे आने लगता है इधर, ओके। सो द स्लोप ऑफ RSI इज ऑल्सो मैटर्स।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसका एक फाइनल पार्ट, ठीक है, आरएसआई का एक फाइनल पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब क्या? देखो, व्हाट इज अ डाइवर्जेंस? एक मिनट, ऑन रोड। देखो, ये होता है डाइवर्जेंस, मतलब अपोजिट जाना, ठीक है, इट गोज इन अपोजिट वे। ये कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। नाउ व्हाट गोज इन अपोजिट वे, ये भी आपको बताता हूँ। ये सब निकाल देते हैं, ठीक है। अभी अपर हाफ में ना, ये दो में डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे समझो कि ये ऊपर का जो है वो है प्राइस, एंड नीचे का है हमारा आरएसआई का वैल्यू, या फिर आरएसआई इंडिकेटर, ये नीचे वाला। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस कम, सॉरी, डाइवर्जेंस कम इन डबल बॉटम एंड डबल टॉप। ये दो चार्ट पैटर्न्स में ही डाइवर्जेंस दिखते हैं, डबल बॉटम एंड डबल टॉप। ओके, अभी सिर्फ ना डबल बॉटम के बारे में बात करते हैं। सो डबल बॉटम में क्या आता है? बुलिश डाइवर्जेंस। इफ द डबल बॉटम इज देयर देन चांसेस आर कि आपको ये बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ डबल बॉटम, कि हमारे प्राइस जो रहते हैं वो ऐसे दो बॉटम्स बनाता है, ठीक है। इट कैन हैपन लाइक दिस कि हमारे दो बॉटम्स जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, मतलब इक्वल लेवल के आते हैं, या फिर ऐसे लोअर लो भी आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लोअर लो भी आता है सेकंड बॉटम का, या फिर दोनों बॉटम्स इक्वल हाइट पे रहते हैं। बट आरएसआई क्या करता है तभी? व्हाट द आरएसआई डज, इट मेक्स अ हायर लो, ऐसे, ठीक है। ये दो बॉटम्स इक्वल है, तो आरएसआई भी ऐसे रहना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। आरएसआई में भी अगर दोनों के सेम वैल्यूज आ रहे हैं तो हमारा आरएसआई भी सेम लेवल पे रहना चाहिए, ओके। बट व्हाट हैपेंस, आरएसआई मेक्स अ हायर लो, ओके। व्हाट डज आरएसआई डू? इट मेक्स अ हायर लो, ऐसे, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस, एक मिनट, एक मिनट ना, प्राइस मेक्स अ इक्वल लो और लोअर लो, but RSI makes a higher low. RSI makes a higher low. Okay, that is what happens. Price makes a lower low. Sorry, price makes a equal low or a lower low, but RSI makes a higher low. इस केस में भी जब प्राइस हमारा लोअर लो बना रहा है, हमारा RSI हायर लो बनाता है, ऐसे, it makes this higher low. Okay, this is called as bullish divergence. Okay, ये है बुलिश डाइवर्जेंस। लिख के लो गाइस, लिख के लो प्लीज। नहीं लिखोगे ना बहुत कुछ चीजें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएगी, नहीं तो एंड मैं तभी बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस कम्स इन डबल बॉटम एंड डबल टॉप, ओके। सॉरी, बुलिश डाइवर्जेंस कम्स इन ओनली डबल बॉटम, ओके। डबल बॉटम में हमारा प्राइस क्या करता है? इक्वल लो बनाता है,
या फिर लोअर लो बनाता है। टेक्निकली आरएसआई शुड ऑल्सो मेक अ इक्वल लो और अ लोअर लो, बट हमारा आरएसआई क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है, ठीक है, सो उल्टा जा रहा है। तो इट इज अ डाइवर्जेंस विच इज हैपनिंग हियर। जो करना चाहिए वो करने के बजाय ये हायर लो बन रहा है। सो इधर हमें क्या दिखता है ना, ये बेयर्स कर रहे हैं ना प्राइस को नीचे ढकेलना। इधर भी बेयर्स ने नीचे नीचे ढकेला था, इधर भी बेयर्स ने नीचे ढकेला था। सो दो बॉटम्स बने थे इधर, बराबर। बट आरएसआई क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है बेयर्स एंड बुल्स का। सेकेंड बॉटम पे हमारा आरएसआई क्या बता रहा है कि इधर हमारा स्ट्रेंथ कम हो गया है बेयर्स का। ओके, सो स्ट्रेंथ इज लो ऑफ बेयर्स। सो अगर स्ट्रेंथ लो रहेगा बेयर्स का, देन ये ऊपर जा सकता है, प्राइस इधर से ऊपर जा सकता है, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेयर्स इज लो। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, ठीक है। इधर देखो, हमारे ये दो बॉटम्स बन रहे हैं जो एक इक्वल लो पे है, ठीक है। दीज टू बॉटम्स आर ऑलमोस्ट एट इक्वल लोस, ऐसे करके ये बना है। बट इधर देखो, आरएसआई इज मेकिंग अ हायर लो, ऐसे, ठीक है। इज इट नॉट मेकिंग अ हायर लो हियर? डबल बॉटम है, एंड डबल बॉटम में हमारा आरएसआई, ये सॉरी प्राइस इक्वल लो बना रहा है, आरएसआई हायर लो बना रहा है सेम एरिया पे। ये देखो, ये वाला एरिया देखो, इट इज मेकिंग अ हायर लो। टेक्निकली इक्वल लो बनाना चाहिए, बिकॉज इधर जितना स्ट्रेंथ लगाया था बेयर्स ने, उतना ही ये वाले इसमें भी रखना चाहिए। बट इधर क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो गया बेयर्स का। सो अगर बेयर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो कौन टेक ओवर कर लेगा प्राइस को? बुल्स। एंड बुल्स अगर टेक ओवर करते हैं प्राइस को, वो तो ऊपर ढकेल लेंगे। समझ में आया अभी? अभी इसका ही भाई उल्टा, बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ बेरिश डाइवर्जेंस? बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, इसमें हम ना दो डिवीजन करते हैं, ये ऊपर वाला प्राइस एंड नीचे वाला आरएसआई। ओके, इधर क्या हो रहा है, प्राइस में इसे डबल टॉप बनता है। नाउ वेयर डज दिस बेरिश डाइवर्जेंस कम? ये टेढ़ा कैसे हो गया? इट कम्स इन डबल टॉप। डबल टॉप में ही आपको ये बेरिश डाइवर्जेंस दिखेगा। सो उधर क्या होता है, दो टॉप्स बनते हैं ऐसे, इक्वल हाइट के, या फिर ऐसे थोड़े से हायर हाई में बनते हैं, इक्वल हाई और हायर हाई। तो इधर क्या हो रहा है, प्राइस मेक्स एन इक्वल हाई और हायर हाई, ये हो रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम आरएसआई क्या करेगा, इट विल मेक अ लोअर हाई, ठीक है, ऐसे लोअर हाई। इधर भी हायर हाई बना रहा है प्राइस, बट हमारा आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। सो इधर क्या दिख रहा है कि सेकंड टॉप जो बन रहा है ना, उधर बुल्स अपना स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे, दे आर नॉट पुशिंग द प्राइस अप विथ हाई स्ट्रेंथ। सो अगर वो नहीं जोर लगाते हैं, देन बेयर्स टेक ओवर कर लेंगे एंड प्राइस को नीचे ढकेल देंगे। ये होता है ना डबल टॉप में, दो टॉप बनते हैं एंड इधर बेयर्स सेलिंग चालू कर देते हैं एंड प्राइस को नीचे ढकेलते हैं। अगर मैं इधर डबल टॉप ढूंढ दूं, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में, ये देखो, ये दो टॉप्स बने, इनका ऑलमोस्ट इक्वल हाइट है दोनों का। एंड इधर देखो, आरएसआई इज मेकिंग अ लोअर हाई, लोअर साइड पे है ये सेकेंड वाला। तो इधर बेयर्स अपना, सॉरी बुल्स जो
स्ट्रेंथ से ऊपर लेके जा रहे थे, उनका स्ट्रेंथ कम हो गया अभी। ठीक है, या आपको ये चार्ट बनने के लिए वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर इट, तभी ये दिखेगा आपको, उसके पहले नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकोगे कि ये इधर से नीचे गएगा। ठीक है, सो ये डबल टॉप पे ये बेरिश डाइवर्जेंस अगर आया है, देन ये नीचे ढकेल सकता है प्राइस को। ओके, सो बुल्स अपना स्ट्रेंथ गवा रहे हैं, इफ दे आर नॉट पुटिंग द स्ट्रेंथ टू पुश द प्राइस अप, देन इवेंचुअली बेयर्स टेक ओवर कर लेंगे एंड प्राइस को नीचे ढकेल। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ग्रेट, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी बजे हैं 10:07। 5 मिनट में वापस आते हैं, 10:12। ठीक है, टेक अ ब्रेक।
ओके, वापस आ जाओ, अभी फिर से चालू करते हैं। हाँ, अभी क्या करना है ना, इसको कैसे ये सबको यूज करके व्यू बिल्डिंग करके ट्रेड लेना है वो देखेंगे। ओके, अभी ना ये हम चेकलिस्ट पे आते हैं, एक दो तीन एग्जांपल इसमें सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेंगे कंटिन्यूएशन का। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक एग्जांपल लेंगे, एक बुलिश रिवर्सल का एग्जांपल लेंगे एंड एक बेरिश रिवर्सल का एक एग्जांपल लेंगे। ऐसे तीन एग्जांपल लेंगे। ओके, अभी ना प्रैक्टिकल वे में इसको एनालाइज करते हैं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न एनालिसिस। सो इसमें इसको हम ना पीटीसीवी स्ट्रेटजी बोलते हैं, प्राइस ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक इंडिकेटर। ओके, एंड वॉल्यूम एज वेल। इसको कैसे करना है वो देखते हैं। अभी ना एक चार्ट पे जाते हैं एंड एक बुलिश कंटिन्यूएशन का एग्जांपल देखते हैं। ओके, बुलिश कंटिन्यूएशन चाहिए। सो आपको किधर दिख रहा है? हाँ, इसको देख सकते हैं, ये बात। ठीक है, तो इधर एक फ्लैग बना था, बराबर, इधर एक फ्लैग बना था ऐसे वाले, एंड उसका ब्रेकआउट हो गया। ओके, सो देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑफ दिस फ्लैग। अभी इसको अगर आपको ट्रेड लेना है इसमें, ये वाले जिसमें आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया मार्केट में ऐसा, हाँ, ये एक्सेल शीट वगैरह मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। See, Harsh, the thing that you are saying, why Axis Bank only? Please do in Nifty chart. I would say this is a very amateur thing that you are saying, because कैसे है ना, आप ये नाम को भूल जाओ। ये एक्सिस बैंक इधर लिखा है ना, ये भूल जाओ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारी जगह चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये निफ्टी पे चलेगा सिर्फ, या फिर बैंक निफ्टी पे चलेगा सिर्फ, या भी कोई किधर भी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट सारी जगह चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पे चलेगा। भूल जाओ कि ये एक्सिस बैंक है, ऐसा समझो कि ये निफ्टी है। मैं इधर ही दिखाने वाला हूँ, जिसको निफ्टी ऐसा समझना है ना, लेकिन यू कैन गो इन निफ्टी एंड डू योर ओन एनालिसिस। मुझे इधर ही दिखाना है। ठीक है, ये भूल जाओ, इधर एक्सिस बैंक लिखा है, डोंट लुक एट दैट। कॉन्सेप्ट को समझो कि इसको यूज कैसे करना है। ऐसा सेम चीज अगर आपको निफ्टी में दिख गया, तो आपको क्या उसका एक्शन लेना है वो समझ में आएगा। ठीक है, चलो छोड़ो, एक्सिस बैंक के ऊपर अगर गुस्सा है तो एचडीएफसी बैंक लेता हूं मैं। ठीक है, निफ्टी तो लूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि ये कंसेप्ट कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक नहीं है, सारी जगह चलता है, डजेंट मैटर। ठीक है, इधर लेते हैं ये फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट। ये फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट तो किधर भी आ सकता है, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं है। तो इधर भी आया, इसको भी मैं ट्रेड ले सकता था, इतना उसके बाद अप ट्रेंड आया, उसको भी मैं कैप्चर कर सकता था। ओके, हाँ, सो ये अगर मेरा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि इधर एक फ्लैग एंड पोल बना था जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक बुलिश ट्रेंड रहता है जो कंटिन्यू होता है ऑन द अपसाइड। ठीक है, सो इधर मेरा बुलिश ट्रेंड था ये वाला, उसके बाद प्राइस थोड़े समय के लिए साइडवेज गया एंड फिर से एक ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी क्या है आगे जाके, अगर ये साइडवेज ट्रेंड का फिर से ब्रेकआउट आ रहा है, देन हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऑन द अपसाइड। सो मेरा व्यू क्या बनेगा, माय व्यू विल बी बुलिश। अभी इसको एनालाइज कैसे करना है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग दिस ट्रेड ऑन दिस कैंडल। सो इसको मुझे लेना है कि नहीं, ये मुझे एनालाइज करना है। ठीक है, सो द नेम ऑफ द चार्ट इज एचडीएफसी बैंक
डेट क्या है इसका? डेट है कौन से दिन? 10 नवंबर का, 10 नवंबर 2022। ओके, स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एंड ये कैंडल का क्लोजिंग क्या है? ये वाले कैंडल का वी हैव टू लुक एट द क्लोजिंग प्राइस, बिकॉज क्लोजिंग बेसिस पे हम बाय करते हैं। ओके, सो द क्लोजिंग इज एट 1525। ओके, सो क्लोजिंग इज 1525। तो यही हमारा एंट्री प्राइस, वी आर गोइंग टू एंटर एट 1525। ओके, अभी इसके बाद आगे जाके हमें एनालाइज करना है कि ये हम ले या नहीं ले ये ट्रेड को। सो ये हम चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। ओके, इधर लिखा है कि एमएससीडी का डायरेक्शन फाइंड आउट करो इन अ राजा टाइम पे। ओके, सो इसका हमारा वजीर क्या है? okay, इधर मैं वजीर लिखता हूँ। वजीर फॉर दिस ट्रेंड इज अवरली। नाउ टेल मी, इफ द वजीर इज अवरली देन व्हाट इज राजा? मेरा अगर वजीर टाइम फ्रेम अवरली है देन राजा टाइम फ्रेम कौन सा होगा? डेली। करेक्ट। सो इधर क्या लिखा है? एमएससीडी डायरेक्शन इन राजा टाइम फ्रेम। अभी मैं आपको ना एक क्लैरिफाई कर देता हूँ। इधर ही दो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, एमएससीडी एंड आरएसआई। एमएससीडी, आरएसआई, इसको कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? एमएससीडी को देखना है राजा वाले टाइम फ्रेम में, आरएसआई को देखना है वजीर वाले टाइम। लिख के, मतलब क्या कि अगर आपका वजीर 1 आवर है देन राजा को जाके 1 डे में देखो। एमएससीडी आपका अगर 15 मिनट है, सॉरी, वजीर अगर आपका 15 मिनट है देन राजा में जाके आपका आवरली टाइम फ्रेम हो जाएगा, तो उसमें जाके आपका एमएससीडी देख लो। ठीक है, वजीर अगर आपका 1 डे है तो उसमें आपको आरएसआई देखना है। राजा को देखने के लिए आपको 1 वीक में जाना पड़ेगा। ऐसे इन दिस सिनेरियो, ओके, ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा ना। इसमें क्या है कि एमएससीडी का डायरेक्शन अगर अप रहेगा, ठीक है, मतलब राजा इज बुलिश। राजा वाला मतलब हायर टाइम फ्रेम इज बुलिश एंड एमएससीडी का डायरेक्शन अगर डाउन रहेगा देन राजा इज बेरिश। ओके, एंड आरएसआई सेम वे। आरएसआई का डायरेक्शन अगर अप रहेगा देन वजीर इज बुलिश एंड यही अगर डाउन रहेगा देन वजीर इज बेरिश। ओके, ये लिख के लो। अगर ऐसे कंडीशन में है आरएसआई अप देन हमारा वजीर बुलिश रहेगा, एमएससीडी अप देन राजा बुलिश रहेगा। ठीक है, नाउ द कंडीशन हियर इज दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में रहने चाहिए। ओके, बोथ ऑफ देम शुड बी इन अ सेम डायरेक्शन। अगर मेरा राजा, आपको क्या करना है बेसिकली, राजा के डायरेक्शन में ट्रेड लेना रहता है। अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है देन आपको जाके बाय करना पड़ता है, बराबर। एंड अगर आपका हायर टाइम फ्रेम बेरिश है देन आपको सेल करना रहता है। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था जब हमने डाउ थियरी वगैरह ये सारी चीजें सीखी थी। ओके, या फिर ट्रेंड लाइंस वगैरह जैसी चीजें सीखी थी। ओके, ये मैंने आपको क्लियरली बताया था, या टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था तभी। जब राजा टाइम फ्रेम जो रहेगा उसका आपको ट्रेंड फॉलो करना है। सो एमएससीडी इज अ ट्रेंड इंडिकेटर, ये आपको मैंने बताया, बराबर। उसको ही जाके आपको राजा में चेक करना है, राजा वाले टाइम फ्रेम में। अगर वही राजा वाले टाइम फ्रेम में मेरा एमएससीडी अगर अपवर्ड जाते रहेगा, ऊपर 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 ऐसे जाते रहेगा, ठीक है, देन हमारा राजा वाला टाइम फ्रेम बुलिश है। ये हमारा लॉजिक उसमें फिट होगा। अभी आपको वजीर में आना पड़ेगा एंड आरएसआई का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। इफ बोथ आर अपवर्ड्स देन आपका बाइंग सिनेरियो बनता है।
ठीक है, अगर मेरा राजा बुलिश है बट मेरा वजीर बेरिश है, देन आप क्या करते हो उस कंडीशन में? कुछ नहीं, यू डोंट डू एनीथिंग, यू डू नॉट ट्रेड। ओके, आप क्या करते हो? वेट करते हो वजीर का रीअलाइन होने का राजा के साथ। यही चीज आपको इधर फॉलो करना। सो इधर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा अवरली हमारा वजीर है, तो मुझे डेली में जाना है जो मेरा राजा टाइम है, जो आपने सबने बताया मुझे। तो डेली में जाके सेम कैंडल पे, ये वाला, ये जो मैंने मार्क किया, इधर जाके मुझे मेरे एमएसडी को चेक करना पड़ेगा। सो आई विल प्लॉट एमएसडी। नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एमएसडी हियर? डायरेक्शन कैसा है इन द चैट बॉक्स? अपवर्ड्स। ओके, सो इधर मैं क्या क्या लिखूंगा? अप। देन दैट इज अ बाय सिग्नल। अभी मुझे आरएसआई में आना है, मतलब सॉरी, आरएसआई में नहीं आना है, मुझे मेरे वजीर में आना पड़ेगा फिर से, जो है अवधि टाइम। ओके, ये वाला इधर। एंड इधर जाके मुझे मेरा आरएसआई चेक करना है, जो मैंने इधर लिखा है, चेक आरएसआई डायरेक्शन इन वजीर टाइम पे। ओके, अभी ये भी अगर अप रहेगा ना, देन मेरा इधर बाइंग सिनेरियो बनता है, जो इधर डेफिनेटली अपवर्ड्स है एंड इट इज अबव 60। सो दैट मीन्स एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है अच्छा खासा। ओके, अ बुलिश मोमेंटम कैन कम if this is something like this, upward momentum है, upward direction है, and 60 के ऊपर है RSI। okay, so both are up, so that is a buy signal। अगर ये ऐसे रहता ना, ये डाउन एंड सेल सिग्नल है, फिर मेरा इधर कुछ नहीं बनता, मतलब आई विल नॉट डू एनी। ठीक है, आई विल स्टे पुट। ओके, बट इस केस में क्या हो रहा है, कैमरा ऑफ है, इधर अप है एंड मेरा बाय सिग्नल बन रहा है। ठीक है, सो इधर हमारा ये दोनों के एनालिसिस क्लियर हो गए। सो वी हैव टू बाय नाउ। एंड इधर हमें ये भी दिख रहा है लॉजिकली एक फ्लैग एंड बोल्ड ब्रेकआउट भी है, तो ये भी आपका एक लॉजिक इधर क्लियर हो जाता है। यू हैव टू बी ऑन अ बाइंग साइड। यार कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? एक ग्रीन कैंडल है नॉर्मल, उसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं लग रहा है। इट इज अ ब्रेकआउट कैंडल, ग्रीन कैंडल ऑन, ऐसे लिख सकते हो, ऑन ब्रेकआउट। ओके, एंड नाउ व्हेन द ब्रेकआउट्स आर हैपनिंग, वी गो एंड चेक वॉल्यूम। करेक्ट, तो ये कैंडल का वॉल्यूम अच्छा रहना चाहिए, तो ये हमें समझेगा कि ये ब्रेकआउट वर्क करेगा। ठीक है, नाउ वी विल चेक द वॉल्यूम, ये कैंडल का जो ब्रेकआउट है। लुक एट द वॉल्यूम, इज इट हाई? सो बायर्स इधर इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए ये स्टॉक को, ये ब्रेकआउट पे, दे वांट टू बाय हियर, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इधर बाय कर रहा हूं तो प्राइस ऊपर जाएगा। कोई तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को पता है कि इधर मुझे बाय करना ही पड़ेगा, सो उनका इंटेंसिटी दिख रहा है इधर। सो वॉल्यूम्स आर ग्रेट, तो ये भी हमारा बाय सिग्नल बनता है, ग्रेट ऑन ब्रेकआउट। ठीक है ना, एक ना कंडीशन है, ठीक है, आई एम टेलिंग यू द कंडीशन ईएमएस के लिए, ओनली फॉर ईएमएस। ओके, डू नॉट चेक ईएमए if you are looking at trend reversal and basically उसमें more specifically double bottom and double top, इस कंडीशन में आपको ईएमए को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। ओके, बट चेक ईएमए फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, तो इसमें फ्लैग एंड बॉल आया आपका, एंड आपके हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आ गए। Why is that? Now head and shoulder is a reversal pattern, ये आपको पता है सबको।
बट हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, हम ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, सो दैट इज फाइन, क्योंकि ब्रेकआउट पे अगर हम बाय कर रहे हैं देन वो एक्चुअली में कोई ना कोई छोटा सा कंटिन्यूएशन ही है। देखो इधर क्या हो रहा है कि ऐसे होता है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट ऐसे होता है, ठीक है, हम इधर बाय करते हैं। तो इधर क्या होता है ना, ईएमएस हमारे पॉजिटिव क्रॉसओवर दे देते हैं इवेंचुअली, बिकॉज ये एक अप ट्रेंड आता है छोटा सा, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आता है, फिर से एक अप ट्रेंड आता है, तो आपका एक्चुअल जो रिवर्सल चालू हुआ ना वो इधर से हो गया, ठीक है। दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन कि हमारा इधर ट्रेंड इधर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सल किधर से चालू हो गया, बॉटम से। सो बहुत बार आपको दिखेगा ना कि इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ये फ्लैग एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट्स पे आपके ईएमएस वर्क करते हैं एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर दे देते हैं, ओके। बट डबल बॉटम में क्या होता है, सॉरी, डबल बॉटम में क्या हो जाता है ना, आपको इधर बाय करना पड़ता है ये वाले पॉइंट पे, ओके। बट आपके सारे ईएमएस पॉजिटिव क्रॉसओवर कब देंगे, जब प्राइस इतना ऊपर चला जाएगा, बिकॉज वो स्लो इंडिकेटर्स है ना, उनका सिग्नल भी स्लो आ जाएगा। सो वंस द प्राइस मूव्स अप, इतना ऊपर जाने के बाद वो फाइनली पॉजिटिव क्रॉसओवर दे देंगे, तो आपका एंट्री चला गया ना इधर, आपको क्या है, बॉटम में बाय करना पड़ेगा। आप डबल बॉटम में इधर बाय करते हो ना, आप इधर नहीं बाय करते। सो ईएमएस के लिए आप अगर वेट करते हो इस केस में, डबल बॉटम के केस में, तो आपका एंट्री चला जाएगा। सो आपको इसमें ईएमएस को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, ठीक है, बिकॉज दोज आर स्लो इंडिकेटर्स जो आपको लेट सिग्नल देंगे, ठीक है। तो इसमें छोड़ दो। ईएमएस आर बेस्ट फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन लाइक फ्लैग एंड पोल एंड हेड एंड शोल्डर, ऐसे वाला, ठीक है। सो इधर क्या है, हमारा फ्लैग एंड बोल बना है ना, तो इधर हमारा ईएमएस एप्लीकेबल है। सो आई विल गो एंड पुट इन द ईएमएस, ओके। एंड मुझे चाहिए सिर्फ 5 13 26। इनका अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर रहेगा ना देन दैट इज अ बुलिश साइन फॉर मी। जो मैंने बताया था, अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर में है देन हमारा प्राइस ऊपर जा सकता है, ओके। तो यही हुआ है इधर, ब्रेकआउट के पहले ही हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया, देन दैट इज अ गुड साइन फॉर अस। तो ट्रेंड कैन गो अप फ्रॉम दिस, ओके। सो इधर हम लिख देंगे ईएमए पॉजिटिव क्रॉसओवर बुलिश साइन। ये आपको जैसे लिखना है लिखो, और आपको समझना चाहिए। हाँ, अभी चार्ट पैटर्न बुलिश फ्लैग एंड टोल, ओके। अभी मुझे सिर्फ बताओ लॉजिकली डाइवर्जेंस एप्लीकेबल है क्या। मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंस किधर चेक करना है। हाँ यस यस, कपन हैंडल में आप यूज कर सकते हो। डाइवर्जेंस आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज मैंने बताया आपको, दोज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल बॉटम एंड डबल टॉप। ये ऐसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में उसका यूज नहीं है। डाइवर्जेंस आर फॉर ट्रेंड रिवर्सल। ये देखो, ईएमए इज फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ओके, एंड डाइवर्जेंसेस आर फॉर ट्रेंड रिवर्सल, ओके। इधर क्या हो रहा है, हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? any question guys in the chat box, if you have any question, yes or no, जो भी रहेगा। क्लियर हो गया क्या अभी तक? ठीक है, ग्रेट। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आगे के एग्जाम्पल हम लेंगे। थोड़ा सा आगे जाते हैं इसके बाद। अभी ना ये सारी चीजें ना नंबर का गेम है पूरा, ये पूरा नंबर का गेम है, जिसमें आप स्टॉप लॉस डालोगे, आपका टारगेट डालोगे, एंड आपको रिवॉर्ड वगैरह मिल जाएगा उसके बेसिस पे।
ठीक है, पूरा नंबर का गेम है। तो इसमें क्या है ना, अभी मुझे बताओ इमीडिएट सपोर्ट एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज इमीडिएट सपोर्ट? बुल का स्टॉप लॉस। इफ यू आर अ बुल देन यू विल focus on immediate support, and if you are a bear you will focus on immediate resistance. So what is immediate support? Low of entry candle. Okay, immediate support is equal to low of entry candle, and this is equal to immediate resistance is equal to high of entry candle. ठीक है, लिख के लो गाइस, बहुत कुछ है, मुझे टेंशन आता है कि आपको समझेगा कि नहीं अगर आप नहीं लिखोगे तो। इमीडिएट सपोर्ट इज इक्वल टू लो ऑफ एंट्री कैंडल, इमीडिएट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाई ऑफ एंट्री कैंडल। अभी हम कौन है इस ट्रेड में, ये वाले पर्टिकुलर ट्रेड में हम कौन है, बुल है या बेयर है? वी आर अ बुल, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, नॉट एप्लीकेबल। ये वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए एप्लीकेबल क्या है? इमीडिएट सपोर्ट। हम नीचे सपोर्ट के पास हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये कैंडल पे अगर हम बाय कर रहे हैं ये वाले, देन इसका लो जो रहेगा ना ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये वाला जो है वो है हमारा स्टॉप लॉस। ओके, ब्रेकआउट कैंडल का लो इज अवर स्टॉप लॉस। ठीक है, सो द स्टॉप लॉस फॉर दिस कैंडल इज लो है 1511। ये हमारा लो है कैंडल का, वही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड व्हाट इज द टारगेट? अभी ये दोनों में से हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? पढ़ो, आगे पढ़ो, उधर लिखा है मेजर सपोर्ट बेयर का टारगेट, मेजर रेजिस्टेंस बुल का टारगेट। व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर अस? मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि हम बुल है ना, तो बुल का टारगेट हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो इधर हम क्या करेंगे, चार्ट में जाएंगे एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है वो देखेंगे। ये ब्रेकआउट मारने के बाद इसके पहले कौन सा रेजिस्टेंस है? देखो, पहला तो ये है, ये वाला पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जाने के बाद, ये वाला पॉइंट जाने के बाद डायरेक्टली रेजिस्टेंस आता है हमारा इधर। ये पॉइंट तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, ये वाला 1722 तक। ठीक है, सो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है, 1541 का, और उसके बाद डायरेक्टली 1722 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। ओके, एंड एक और ना, हम फ्लैग एंड पोल का टारगेट लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, हम फ्लैग एंड पोल में क्या करते हैं, टारगेट क्या होता है हमारा, फ्लैग का हाइट। ये जो है ना, फ्लैग का जो हाइट है उसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो आता है वो हमारा रहता है फ्लैग एंड पोल का टारगेट, विच इज 1555। ये वाला, इसको ही मैं इधर डाल देता हूँ तो समझ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द मेजर रेजिस्टेंस? 1541 एंड स्टॉप लॉस इज ये वाला 1511। मैं फिर इसको ठीक है, नाउ द टारगेट प्राइस, मिनिमम टारगेट कौन सा है हमारा, ये वाला, जो ये वाला सपोर्ट है ना 1541 का, ये वाला जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस बन रहा है, ये हमारा पहला टारगेट है। तो इसको हम टारगेट 1 में डालेंगे, मिनिमम वाला 1541, एंड मैक्सिमम टारगेट में हमारा ये वाला ऊपर का टारगेट डालेंगे 1555। ओके, ऐसे हमारे दो टारगेट्स आ गए। ओके, अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसके लिए मैं अभी थोड़ा रुकूंगा, बिकॉज ये बताने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका क्या बोलते हैं, हाउ मच नंबर ऑफ क्वांटिटी यू विल टेक, ये सब बताने के लिए ना मुझे आपको माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी पहले।
जो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सॉल्विंग टिल दिस पॉइंट, ठीक है। इधर तक आपको समझ में आएगा कि आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, एंड आपका एंट्री क्या है, ठीक है। एंड आप बाय करोगे या सेल करोगे। ठीक है, आगे वाला ये जो पार्ट है ना, ये आज के लिए मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा लिटरली। अभी मैं अगर चालू करता हूँ इसको, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट रूल्स, कितना क्वांटिटी बाय करना है, ये सारी चीजें, ओके। बहुत इन डेप्थ है थोड़ा, ये आगे के सेशंस में लेंगे जब हम मनी मैनेजमेंट रूल्स वगैरह सारी चीजें देखेंगे। वो थोड़ा सा एकदम पहले मिनट से चालू करेंगे तो ये क्विकली कवर हो जाएगा। यस, आपको पीडीएफ मिलने वाला है, तो एक सबको अंदाजा आ गया कि हम इधर कैसे करने वाले हैं, ठीक है। डू यू वांट मी टू टेक एनी मोर एग्जांपल्स फॉर टुडे? यस, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक्सेल भी मिल जाएगी। अक्षता मैडम, कैन यू रन अ पोल? एक एक पोल चाहिए मुझे, कैन यू क्रिएट दैट पोल? Yes, tell me, sir. क्रिएट अ पोल, yes or no वाला। Question is, do you want to take one more example? Okay. मैं एक रिवर्सल वाला एग्जांपल लूंगा, अगर लोग नहीं बोलते हैं तो हम ये नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। जस्ट yes और no उसके ऑप्शन रखो, एंड क्वेश्चन इज, डू यू वांट मी टू टेक वन मोर एग्जांपल? जो मैक्सिमम उसका वोट आएगा ना, वो हम करेंगे। अगर लोग सारे के सारे मैक्सिमम जितना भी रहेगा नो बोलते हैं, तो हम नहीं करेंगे आज, क्योंकि डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा है आज। लोग दिमाग से थक गए रहेंगे। मैं बोल बोल के नहीं थका हूं, जितने आप सुन सुन के थक गए रहेंगे, इतना कुछ मैंने बताया आज। यस, देखो, ये एक्सेल को ना फिल करने के लिए आपको, जब आप फ्रेशर हो बहुत, तब आप ये एक्सेल का बहुत ज्यादा यूज करोगे। अभी मैं नहीं करता, मैं 3 सालों से ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे ये जरूरत नहीं पड़ता एक्सेल का। मुझे पता है कि कब क्या देखना है। सो आप जब थोड़े एडवांस चले जाओगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, या अभी के लिए आप एक्सेल फिल करोगे एंड देखोगे ट्रेड लेने से पहले कि आपको किधर क्या करना है। बाद में जब आप थोड़े एडवांस ट्रेडर बन जाओगे तो ये एक्सेल देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट सबको एक एग्जाम्पल चाहिए, तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे। जो जो बोलेगा उसके साथ हम जाएंगे। 65% आर सेइंग टेक एन एग्जाम्पल, सो हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। क्या अभी क्या करते हैं ना, स्टॉक बदल देते हैं। स्टॉक लेते हैं, एक रिवर्सल का एग्जाम्पल करते हैं, एंड बेरिश वाला शॉर्ट जाने के लिए। ओके, एक थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये मस्त है। मुझे बताओ ये चार्ट पैटर्न कौन सा है? लेट्स सी इफ, नहीं तो ये नहीं करते, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ज्यादा टारगेट जल्दी आया नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए नहीं करेंगे इसको। थोड़ा सा पिक्चर परफेक्ट चाहिए मुझे दिखाने के लिए। हाँ, इसको चाहिए, इसको एक ले सकते हैं। हम्म, तो आपको दिख रहा है टॉप पे ना, एक हेड एंड शोल्डर करके पैटर्न बनाया हुआ है, ये वाला। ये थोड़ा सा नीचे वगैरह गया है, चलेगा, इसको ले लो। ये ब्रेकडाउन तो है ही, ओके। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एंड लेट्स डू वन थिंग, इसका ना एंट्री कैंडल ये वाला लेते हैं।
नहीं तो हम इसको हायर टाइम फ्रेम में करते हैं, डेली में वगैरह। ये परफेक्ट है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डेली को वजीर लेंगे हमारा। वी आर ट्रेडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ डेली कैंडल एंड वी आर ट्रेडिंग फॉर दिस चार्ट पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर। ओके, कंप्लीटली इट टॉप पे एंड दिस इज द कैंडल। 526 नेगेटिव क्रॉसओवर भी है। हाँ, अभी इसको ना हम सॉल्व करते हैं। सो द नेम ऑफ द चार्ट इज टाटा मोटर्स। अभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे हाँ? क्योंकि आपको पता है कि कब क्या करना है। टाटा मोटर्स, इसका डेट है 7 सितंबर 2022। ओके, एंड टाटा मोटर्स है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस है ये कैंडल का 445। ओके, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। सो इधर हम एंट्री ले रहे हैं, मतलब क्या ये सेल वाला एंट्री है, शॉर्ट एग्जांपल है, एंड इधर वजीर है डेली। अभी हमारा अगर डेली वजीर है तो राजा क्या होगा, डेली वजीर राजा क्या होगा। राजा मतलब हायर टाइम फ्रेम, ऊपर जाना है आपको, ऊपर वाले डायरेक्शन। सो राजा इज वीकली। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको पहले मार्क करते हैं ये वाले कैंडल को, एंड इधर हम एमएसडी का इंडिकेटर लगाएंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे एंड लेट अस सी कि वो वाले कैंडल पे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है। ये देखो, ये कैंडल आ गया। डायरेक्शन बताओ इधर, मैंने क्या बोला, उसका स्लोप मैटर करता है, वो कौन से दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप आ रहा है डाउनवर्ड्स, सो इट इज गिविंग अ नेगेटिव साइन, सो डाउन। ये हो गया सेल। स्लोप मैटर करता है, हाँ स्लोप। अगर ये डाउन जा रहा है तो ये बेरिश जोन में जा रहा है, छोटा थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम फिर से हमारे वजीर वाले टाइम फ्रेम में आ जाएंगे एंड उधर हमारा आरएसआई का डायरेक्शन देखेंगे, वही कैंडल पे जो हम कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डाउन, तो ये हो गया सेल। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बेरिश कैंडल, सॉरी रेड रेड कैंडल ऑन ब्रेकडाउन। ओके, एंड इसका हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ये ब्रेकडाउन कैंडल, ये वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम अच्छा है। सो सेलर्स आर एग्रेसिवली सेलिंग ऑन दिस कैंडल, क्योंकि ये ब्रेकडाउन आ गया इधर सपोर्ट्स का वगैरह, ये प्रीवियस जो सपोर्ट्स है ना वो तोड़ के इधर ब्रेकडाउन आ गया। ठीक है, सो वॉल्यूम्स आर ग्रेट, तो ये हमारा सेल साइड पे बनता है, ग्रेट ऑन ब्रेक डाउन सेल। ठीक है, अभी ईएमए इधर एप्लीकेबल है बिकॉज ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ईएमएस आर ऑल्सो नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव क्रॉस हो रहा है इधर एंड वो नीचे भी जा रहे हैं, तो हमारे ईएमए भी नेगेटिव क्रॉस ओवर दे रहे हैं। ये भी हमारा सेल सिग्नल बन रहा है, निकाल देते हो अभी इसको। नाउ द चार्ट पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर। अभी डाइवर्जेंस आर ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज वी ओनली लुक एट देम इन द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अभी मुझे बताओ इन दोनों में से मेरे लिए एप्लीकेबल क्या है, इमीडिएट सपोर्ट एप्लीकेबल है या इमीडिएट रेजिस्टेंस एप्लीकेबल है। वी आर अ बेयर, एज अ बेयर हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है, रेजिस्टेंस। सो हमारा कैंडल का हाई, ये जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है उसका हाई हमारे लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो ये कैंडल का हाई क्या है, ये वाला कैंडल 456।
दिस इज नॉट एप्लीकेबल, बट ये एप्लीकेबल 4, 5, 6 हमारा कैंडल। अभी हमारा बेयर का टारगेट एप्लीकेबल होगा, बुल का टारगेट नॉट एप्लीकेबल। तो इधर क्या करेंगे हम, नीचे वाला सपोर्ट एरिया देखेंगे। सो इसके बाद सपोर्ट कौन सा है, ये वाला, ये सो आफ्टर दिस कैंडल, ये कैंडल के बाद सपोर्ट किधर है, इधर। उसके बाद डायरेक्टली हमारा इधर सपोर्ट बनता है। ये वाला छोड़ दो, एकदम क्लोज है दोनों, ठीक है, एकदम क्लोज वाले मत लो सपोर्ट, बिकॉज अगर ये ब्रेक हो रहा है ना तो मोस्टली ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज बाय है दोनों के दोनों, नहीं होगा ये होल्ड अगर ये भी ऊपर वाला ब्रेक हो। तो उसके बाद डायरेक्टली हमारा सपोर्ट बनता है इधर, ये वाला एरिया, ठीक है। ऐसे दो हमारे सपोर्ट्स बनते हैं। सो हमारा मेजर सपोर्ट इधर आ रहा है, पहला वाला 427 का, ओके। द स्टॉप लॉस इज दिस 456, ओके। टारगेट प्राइस क्या है, अभी ये हेड एंड शोल्डर का भी हमें टारगेट डालना पड़ेगा। ये जो पूरा बन रहा है ना इधर, इसको लेके फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ द हेड, इसको लेके इसके नीचे लगा दो, ब्रेक डाउन करने के नीचे। हाँ, तो देखो ये वाला तो टारगेट हमारा आ ही रहा है 402 का। तो इसका हमारा मिनिमम टारगेट 427 एंड मैक्सिमम टारगेट 402। ऐसे दो हमारे टारगेट्स बन रहे, ओके। हमें एंट्री पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया, एंड दोनों टारगेट्स भी पता चल गए लोअर साइड पे। ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल कैसे रहेंगे कि आप इसका स्पॉट चार्ट पे ये कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, एंड उसको जाके आपको ऑप्शन के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। ऑप्शन में भी ये एप्लीकेबल है डेफिनेटली। तो इधर क्या करोगे कि अगर आपने टाटा मोटर्स का एनालिसिस कर लिया एंड आपका बेरिश व्यू बन रहा है, तो इधर पुट बाय कर लो, ठीक है। इक्विटी शॉर्ट करने से अच्छा इधर पुट बाय कर लो एंड नीचे के टारगेट्स ले लो। आपका एनालिसिस आपके स्पॉट चार्ट पे ही बनेगा एंड उसको जाके आपको ऑप्शन चार्ट में ट्रेड लेना पड़ेगा। हो गया, मैं वही बोल रहा था, आई थिंक मेरा आवाज नहीं आया रहेगा कि मैं ये बोल रहा था आपको स्पॉट चार्ट में उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। यस, अगर आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखोगे ना तो आपको इंडेक्स का वॉल्यूम भी दिखेगा उधर, निफ्टी बैंक निफ्टी का वॉल्यूम ट्रेडिंग व्यू के साइड पे दिखता है, उधर जाके चार्ट चेक करो उसका। हाँ, फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग इसको कैसे यूज करना है